अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद मेहमानों से डिस्कशन करेंगे इस बारे में 2020 पहले से मुश्किल में फंसे कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर है। कराची की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली ₹1.09 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। कराची के शहरी तो पहले ही मुश्किल में थे, इसलिए हुकूमत को बिजली महंगी करने के बजाय क्या उन्हें रिलीफ नहीं देना चाहिए था? मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज कराची पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात भी की है। दौरे कराची के मौके पर ये अहम मुलाकात क्या इस बात का इशारा है कि दोनों जमातें साथ साथ चलने लगी हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे कि हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को 60 रोज के अंदर हलफ उठाने का पाबंद बनाने का फैसला किया है। क्या ये फैसला मखसूस शख्सियात को टारगेट करने की कोशिश है या एक अच्छा फैसला है? और आखिर में बात होगी, पंजाब हुकूमत ने सूबे के बड़े सयाहती मकामात को लीज पर देने की मंजूरी दे दी है। क्या ये लीजिंग शफाफ अंदाज में हो पाएगी? सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, उसके बाद डिस्कशन की जानिब आते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ हैं, आज किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अमीर अब्बास साहब ने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। जुनैरा अजहर भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं और नज़ीर लगारी साहब भी आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट की जानिब पहले टॉपिक से आगाज कर रहे हैं। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली महंगी कर दी है। ईसीसी ने बिजली ₹1.09 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। याद रहे कि ये उन हालात में फैसला किया गया जब कराची के अवाम बारिशों के बायस न सिर्फ बिजली बल्कि दीगर मसाइल से भी सख्त परेशान है। सवाल हमारा ये, कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बिजली की कीमत बढ़ाने के बजाय क्या बिलों में छूट नहीं देनी चाहिए थी? NBC, आपकी क्या राय है इस बारे में? अच्छा, ये शोशा जुलाई में भी आया था कि बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए। केई का बहुत दबाव है हमारी फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, और हमारी फेडरल गवर्नमेंट एक बहुत अच्छे ताबेदार बच्चे की तरह उसके हर हुक्म पर अमल करती रहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। उनका कहना ये है कि वफाकी हुकूमत केई की क्लर्क और मुंशी बन चुकी है। आज तक 2 साल हो गए केई ने एक पैसा वफाकी हुकूमत को अदा नहीं किया है और वो सिर्फ कमा रहा है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सिर्फ कमा रहा है, लूट के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपना माल बाहर भेज रहा है और अबराज ग्रुप को जो कहते हैं ना कल्लाश हो गया, कल्लाशी से बाहर निकाल रहा है और हेल्प कर रहा है उनको टू कम आउट। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये पता है कि इस शहर में 600 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, आर्मी चीफ का कल का स्टेटमेंट है कि इस बारिश का पाकिस्तान में कोई शहर इस आफत का मुकाबला नहीं कर सकता, तो ये ईसी वाले किस बंद कमरे में बैठे हुए हैं? इनको ये सोचते हुए शर्म भी नहीं आई, कुछ हया भी नहीं आई इनको कि कराची वालों पर बीती क्या है। सुरजानी टाउन वालों को बिजली भी देनी है आपको, उनकी कीमत में अब इजाफा कर रहे हैं। गोलीमार, लियाकताबाद, फेडरल बेरिया, इन इलाकों को मैं छोड़ता हूँ, गरीब हैं, किस्मत के मारे हुए लोग हैं, ये दिलदर ज़दा लोग हैं, इनको तो मर जाना चाहिए, बिल्कुल मर जाना चाहिए। डिफेंस वाले क्या करेंगे? उनका तो सब कुछ ख़त्म हो गया। उनके तो बेसमेंट में जो करोड़ों का सामान होता था वो भी ख़त्म हो गया, उनके तहखाने ख़त्म हो गए। आप उर्दू बाज़ार आ जाइए, उर्दू बाज़ार में किताबों का ढेर निकाला गया और रोड पे फेंका गया है, क्योंकि वो किताबें जल के वो पानी में तबाह हो चुकी हैं। इसी तरह बहुत से लोगों के मकान गिर गए हैं, घर गिर गए हैं, उनके ज़रिए आमदनी ख़त्म हो गया है। तमाम बड़ी मार्केटें ज़ेर आब हैं, उनसे पानी निकाला जा रहा है, उनका सामान ख़त्म हो गया, कारोबार का सामान ख़त्म हो गया। उनके ऊपर आप एक और कोड़ा और मार रहे हैं। जैसे मैं कल भी कहा था कि मरते लाश के ऊपर 2 दुर्रे और, तो आप 2 दुर्रे और मार रहे हैं। आप थोड़ा रुक जाते, 1 महीना सब्र और कर लेते जहाँ इतना सब्र किया था। लेकिन मुझे लगता यूँ है कि कई एक ऐसा बेसूंड का हाथी है जो सबको मार रहा है कराची में, और इसकी जो मोनोपोली है, चीफ जस्टिस ने सही कहा है कि इस मोनोपोली का भी खात्मा होना चाहिए। साहब, एक कंपनी है जो कराची को बिजली दे रही है और दे ना दे उसकी मर्जी। आपको अंदाज़ा है 196 आवर्स कल बिजली आई एक दोस्त के यहाँ डिफेंस में,
196 आवर्स, सोचने की बात है, शर्म करने की बात। यानी आपका ख्याल यही है कि बिल्स में छूट देनी चाहिए थी कराची के आवाम को जो पहले से परेशान हाल है। आफतज़दा इलाका है, आफतज़दा इलाके में लगान भी माफ हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर लगारी साहब, एक तरफ विफाक सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक को, दूसरी जानिब कराची के आवाम पर बिजली बिलों का बोझ डाला जा रहा है इस तरह से कीमतें बढ़ाकर। क्या आपको नहीं लगता कि छूट देनी चाहिए थी कराची वालों को बिजली के बिल्स में? मुझे इस बात पर हैरत है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कल ऑब्जर्वेशन दी हैं, ये बरह रास्त सुप्रीम कोर्ट को की रिट को, जुरिस्डिक्शन को और उसके दायरा कार को ये चैलेंज कर रहे हैं। ये हुकूमत की तरफ से हो रहा है, ये के इलेक्टेड की तरफ से नहीं हो रहा है। ये इन्होंने ईसीसी में ये मामला लेकर गए और वहां से ये ऐलान कर रहे हैं और डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि क्या अब हम ये देखते हैं कि क्या इसको नोटिस जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट को, कि हम कह रहे हैं लोगों को, भैया आप उनको सहूलत दो। लोगों के ऊपर बिजली के इलेक्ट्रिक वालों ने कयामत ढा रखी है, लोगों को 4-4 दिन 5-5 दिन बिजली से महरूम रखा और अब उसको इनाम के तौर पर आप ₹1.90 फी यूनिट बढ़ा रहे हैं लोगों के बिलों में। यानी किस बात में खुशी, किस बात की आपको? कौन सा ये जश्न है कि जिसके आप वो कर रहे हैं? कौन सा आपका जश्न तरब है जिसके अंदर आपने ये फुलझड़ियां आपने छोड़नी है और केएससी को नवाजना है? यानी हद हो जाती है। मैं ये फिर कहते हैं कि जनाब ये माफिया है बहुत बड़ी। यार अगर ईसीसी माफिया है तो बताए ना, अपना नाम रख लेना। ये क्या बात हुई? ये कौन सा तरीकाकार है? मैं ये समझता हूँ कि ये कोई रेट नहीं है। फिर ये कहना है, अगर ये कहा जाए तो मेरा ख्याल है कोई मुझसे इस बात से इख्तलाफ नहीं करेगा कि ये जो बन चुका है ये फेडरल गवर्नमेंट, ये इटसेल्फ एक माफिया बन चुकी है। और क्या चीनी में, आटे में, शुगर के जो इशू हुआ उसके अंदर और पेट्रोल के मसले पर, हर चीज के मसले पर इन्होंने कहा कि जी माफिया कर रही है और कर ये रहे हैं। 30 अरब रुपए का एक ही रात में टीका लगाया गया लोगों को पेट्रोल की मद में और कहा यह गया कि जनाब माफिया ने किया है। चीनी इन्होंने जो है 54 रुपए से उठाकर 100 से ऊपर ले गए और कहते हैं कि माफिया कर रही है। और इधर बिजली लोगों को मिलती रही है, लोग जिल्लत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोग किस तरह की कराची में जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। और इन्होंने उसको इनाम के तौर पर उनके निर्ख बढ़ा दिए हैं, फी यूनिट 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। मतलब ये है कि अगर कोई माफिया किसी और चीज का नाम है तो हमें समझ में नहीं आता है। हमारे ख्याल में ये ही इटसेल्फ जो चीज जिसका नाम वफाकी हुकूमत है, यही माफिया के तौर पर कर रही है काम और यही चैलेंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की रिट को और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कुछ कहा आज उसके बिल्कुल उलट। ये मैं तो बहुत आम आदमी, अगर मेरे पर हो तो मैं कहूँगा मेरे मुंह पर रे मारा। ये होती सूरत। मैं कहता मैं ये कह रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है अपनी जगह पर, लेकिन मेरे मुंह पर जो है केईसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा। यानी बहुत बुरा फैसला है आपकी नज़र में भी। जनरल साहब, एक तरफ आफतज़दा इलाका है, वहां पर अब बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, इस फैसले के गलत होने में तो मेरा ख्याल है किसी को कोई शक नहीं है और ना सिर्फ ये गलत है, बड़े गलत मौके पर भी किया गया है और बड़े गलत तरीके से किया गया फैसला। इसमें कोई दो राय मेरा ख्याल है बड़ी मुश्किल से दूसरी राय होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और इशू भी है, माफिया की भी बात कर रहे थे लगारी साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अभी इस वक्त जो हमारी हुकूमतें हैं, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं चाहे वो फेडरल हुकूमतें हैं, वो तकरीबन सबका यही हाल है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और ये हादसा अचानक तो नहीं हो गया जो कराची के साथ हो गया है, या केएससी अचानक तो सर पे हमारे वारद नहीं हो गया, इलेक्ट्रिक हमारे सर पे जो आके बैठे हुए। ठीक है जी, हमने इनको अपने सर पे सवार किया है, हमने इनके साथ मुआहदात किए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, तो क्या ये हम कोशिश कर सकते हैं कि देखें मुआहदा कैसे हुआ, किसने किया, किन हालात में हुआ और इनके साथ जो कुछ भी हुआ कैसे हुआ सारा कुछ। अभी पिछले दिनों IPPs की जो रिपोर्ट आई है, ये पाकिस्तान के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, हम वाज़ेह तौर पर कोई उसको जो भी इसमें कसूरवार हैं हम उनको सामने लेकर क्यों नहीं आ रहे इसमें। मैं सुप्रीम कोर्ट से, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू वसात से ये दरख्वास्त करूंगा, चाहे वो के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदात हैं,
चाहे वो आपके IPPs के मुआहदात हैं या ऐसे जो मुआहदात पाकिस्तान मुखालिफ हैं या पाकिस्तान दुश्मन हैं या पाकिस्तान के अवाम की जो है वो फलाह बहबूद के लिए नहीं है, उनको रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कौन इसमें मुलव्वस कौन से हैं। और इसमें कोई एक किसी को हम छूट नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि 20-22 करोड़ अवाम का मसला है। ये फैसला गलत है। मैं इसमें फैसले जी बिल्कुल बासपूस नहीं होनी चाहिए, इनको जेलों के पीछे होना चाहिए। या आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे जो हुक्मरान जिनको हमने वोट देके हम हमारे सर पे मुसल्लत किया है या दूसरे जो हुक्मरान हमारे सर पर आए हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान की फलाह बहबूद की बजाय फैसले किसी और वजह से किए हैं। वो सामने चीज़ आनी चाहिए। अब ये वक्त है कि पाकिस्तान के अवाम को पता चले। कराची के मेरे जो बहन भाई हैं जो जिस तरीके से पिस रहे हैं इन हालात में, वो क्यों ऐसे पहुंचे, कौन लोग हैं उनको। मैं तो दरख्वास्त मेरी होगी कि इन सबको लेके आए और जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है, और अगर इसमें कवानीन में और आइन में तब्दीली करनी पड़ती है लोगों को सजा देने के लिए, तो उसमें भी सामने होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर आज आपने चेक नहीं किया और आज आपने इसको ठीक नहीं किया और ये जो बुनियादी ईंट हमने टेढ़ी रख दी है, इसकी जगह हमने दीवार को सही तरीके से चुनना नहीं शुरू किया, तो खुदा न खास्ता हादसा इससे बड़ा हो सकता है। यानी जनरल साहब, आप भी मुत्तफिक हैं कि मौजूदा सूरत हाल मुतकाजी है इस बात की कि कराची के आवाम को बिजली बिल्स में रिलीफ मिलना चाहिए था ऐसे वक्त में? जी मैं तो पहले ही कह दिया ना कि ये तो फैसला ही गलत है, गलत वक्त पे किया गया, गलत तरीके से किया गया फैसला। अमीर अब्बास, आप क्या समझते हैं इन मुश्किल हालात में कराची वालों पर जिस तरह महंगाई का एक और बम गिराया जा रहा है, क्या ये वक्त दुरुस्त था? क्या छूट नहीं मिलनी चाहिए थी बिजली के बिल्स में? देखिए, वक्त के दुरुस्त होने या ना होने का तो एक और सवाल है। असल सवाल ये है कि के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां जो बदतरीन गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है, ये कंपनियां तो सजावार हैं जुर्माने की और सजा की। इन कंपनियों को नवाजना, इनको रिवॉर्ड करना, अवॉर्ड करना, ये जुर्माना असल में होना चाहिए था। के इलेक्ट्रिक को जुर्माना किया जा रहा है पाकिस्तान के अवाम को। 5.25 अरब रुपए का फायदा पहुंचेगा 4.7 बिलियन रुपीस का के इलेक्ट्रिक को। ये जो 1 रुपये 90 पैसे इन्होंने इजाफा किया है। अच्छा, बहुत से लोगों को याद नहीं है, मैं याद करवा दूं, जून और जुलाई के महीने में के इलेक्ट्रिक ने जो बदतरीन लोड शेडिंग की थी, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को जून और जुलाई की लोड शेडिंग करने पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया। ये तो हालत है इस कंपनी की कि जो इसके यानी बिजली को मेंटेन करने का निजाम ये ला नहीं पा रही है। आप जुर्मानों की वसूली इस तरह से की जा रही है। जुर्माना 20 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ, 5.25 अरब रुपए उनको मिल गए। तो इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है? तो बहुत जबरदस्त सौदा हो गया। और क्या, मतलब हर तरह से जो है वो नफा जो है और फायदा जो है वो के इलेक्ट्रिक का है। हमें ये तो याद आ रहा है कि इलेक्ट्रिक वाला मामला, आप देखें गुज़श्ता इससे पहले 86 पैसे फी यूनिट नेपरा ने मुल्क भर में बिजली की कीमत में इजाफा किया है, जिससे 10 अरब रुपए का 10 बिलियंस का इजाफी बोझ सार्फिन पर पड़ेगा। जब से ये हुकूमत आई है इमरान खान साहब की, तब से सर्कुलर डेट में भी इजाफा हुआ है, जो गर्दिशी कर्जे। हालांकि कहते थे कि नवाज शरीफ इतना गर्दिशी कर्जा छोड़ गया, परवेज मुशर्रफ छोड़ गया, आसिफ जरदारी छोड़ गया, हम उसको कम करेंगे। इनके दौर में बिजली की कीमतें भी बढ़ी और खौफनाक हद तक बढ़ी और गर्दिशी कर्जा जो है वो भी बढ़ गया। डायकॉटमी है इनके अपने फैसलों के अंदर। अच्छा, लोड शेडिंग की सूरत हाल इस वक्त यह है कराची में, तो बताया जैसे चुगताई साहब ने, कराची में बैठे हैं। कराची से बाहर पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां पे 10 घंटे से लेके 16, 17 घंटे की लोड शेडिंग हो रही। और ये ऐसे इलाके नहीं जो आप मुट्ठी भर इलाके, बेशतर ऐसे इलाके हैं पंजाब के अंदर और बाकी खैबर पख्तूनख्वा में भी कि जहां पे इतनी लोड शेडिंग हो रही है। कई ऐसे इलाके हैं कि जहां अगर 8, 10, 12 घंटे लाइट आ रही है तो वहां वोल्टेज इतने कम है कि लोगों की जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो जलना शुरू हो पाती। तो इंतहाई एक बदतरीन किस्म की सूरत हाल है। उसमें फिर इस हुकूमत ने जो है वो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ऐसे वक्त में जहां कराची गुज़श्ता 1 महीने से जिसकी भी वो जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी नहीं ठीक, जिसकी वजह से जो अर्बन फ्लडिंग है। लेकिन कराची के लोग तो इस वक्त भुगत रहे हैं। फैसला कौन कर रही है? इक्तिसादी राब्ता कमेटी। किसकी सदारत में कर रही है? मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब की। वो किसके मुशीर हैं? इमरान खान साहब के। ये इजाफा तो इमरान खान साहब ने किया ना दरअसल। तो अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक किस्म की सूरत हाल है। बजाय कि आप लोगों को रिलीफ दें, आप ऐसे वक्त में कि जब वो डूबे हुए हैं, गर्क हुए हैं पानी के अंदर, आप उनकी बिजली जो है जो मिल भी नहीं रही उनको, आप उसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। यानी आप भी हाँ का ऑप्शन लेंगे। ठीक है जुनैरा, आप क्या समझती हैं? कराची के अवाम इस वक्त रिलीफ डिजर्व करते थे लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, कैसा फैसला है आपकी नजर में?
ऑब्वियसली बहुत बुरा फैसला है और इससे ज़्यादा ज़्यादती हो नहीं सकती। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कोई क्राइसिस आते हैं वहाँ स्टिमुलस पैकेजेस दिए जाते हैं। हमारे वज़ीर आज़म क्योंकि वेलफेयर स्टेट को बहुत पसंद करते हैं, मदनी रियासत की बार बार बात करते हैं, उन्होंने कोविड के दौर में एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया और लोगों को जिस तरीके से लाइंस में जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी थी वहाँ पे बिल्कुल साथ साथ खड़ा करके 12,500 रुपये जिस तरह बांटे, अगर उसको किसी तरह इकट्ठा करके एक रिलीफ पैकेज की शक्ल में ऐसे इलाके को दे देते जहाँ पे लोग इस वक्त इस कदर तकलीफ़ में हैं, तो शायद मैं समझती कि वाकई उनके अंदर एक सोशल वर्कर, एक फिलैंथ्रोपिस्ट मौजूद है। लेकिन आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वज़ीर आज़म क्या खुद ये फैसले करते हैं या उनके मशीरान जो हैं वो उनके कान में जो डाल देते हैं वो करने के लिए खड़े हो जाते हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर, आई थिंक डेट और टाइम नोट कर लें, आज से कुछ टाइम के बाद इमरान खान किसी तकरीर में कहेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आई कि ये कैसे कीमत बढ़ गई थी। जिस तरह उनको ये पता नहीं चला कि नवाज शरीफ तो बीमार थे ही नहीं, वो चले कैसे गए, फिर वो हैरान रह जाएंगे कि वो तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे जब जहाज़ में जा रहे थे। तो इस तरीके से मुल्क चला करते हैं। जो 1700s में 18वीं सदी में एक पॉलिटिकल स्लोगन था कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट वोट, मेरे ख्याल है कराची वालों को खड़े हो जाना चाहिए कि 1 रुपया नहीं देंगे कि इलेक्ट्रिक को, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है, इसको पूरी दस्तरस हासिल है, जो मर्जी करें ये खड़े हो जाए, कोई बिल ना दे, बिजली तो पहले ही नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ़ काटें, लोग उनके साथ खड़े हों, जाके जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके साथ खड़े हों, सारे मिलके जब तकलीफ़ में आते हैं ना तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ गिर जाती हैं। जो डिफ़ॉल्टर हैं दूसरे मुल्क में, जो कि एब्सकॉन्डर हैं दूसरे मुल्क में, हमारे मुल्क में उनको पर्क्स मिल रहे हैं। नेपरा की भी तलबी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मेरे ख्याल है इस वक्त एवरीबडी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स देम, बिकॉज दैट इज़ वन फोरम जिससे जस्टिस की इस वक्त बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो इस पे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सिर्फ कराची के लोगों की बात नहीं है, मैं पंजाब में बैठी बात कर रही हूँ, लेकिन इस जुल्म के ऊपर इमरान खान को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी आप भी समझती हैं कि बिजली के बिलों में छूट देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को और आपने भी हाँ का ऑप्शन लिया है। एनबीसी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माफ कर देना चाहिए था। बिजली तो है ही नहीं, अगर बिजली आती है तो लोगों को मारने के लिए आती है, करंट लगाने के लिए आती है। ज़ुनैरा, आपका पॉइंट आ गया। जी एनबीसी। अमीर अब्बास ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की, जून जुलाई वाली। जून जुलाई में लाइट आई नहीं है। जून जुलाई में हमारे घरों में बिजली नहीं थी, जनरेटर चल रहे थे, हम पेट्रोल लेके आ रहे थे लाइन में लग के और फिर जनरेटर चला रहे थे। उसका बिल भी एवरेज पर आया है और 20 करोड़ के जुर्माने का मतलब ये है कि इन्होंने ईंधन की मद में अरबों रुपए बचाए हैं। तो 20 करोड़ रुपए तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा होता है, ऊँट के मुंह में ज़ीरे का भी एक टुकड़ा होता है, वो है। दूसरे ये कि बिल्कुल सही कहा कि कराची तो बड़ा शहर है, ख़बरें आ रही हैं उसकी। देहात में क्या हो रहा है, 2-2 घंटे बिजली आती है। पंजाब का हो, सिंध का देहात हो, कहीं भी हो। बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है वो देखिए आप। सैलाब ने क्या हशर किया है, किसी को पता नहीं। कोई फेडरल मिनिस्टर नहीं निकला, सब प्राइम मिनिस्टर के साथ आएंगे, उनके साथ वापस चले जाएंगे। कोई अपने इलाकों में नहीं गया अभी तक। हमारे कराची के अरकान असम्बली अपने इलाकों में नहीं गए। तो ये तो सूरत हाल है, ये आसेब ज़्यादा इलाका हो गया है। सही, ठीक, आपने अपनी बात ऐड कर ली। एनबीसी, हमारा सवाल यूँ था कि कराची वालों के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बिजली की कीमत बढ़ाने के बजाय क्या बिल्स में छूट देनी चाहिए थी? तमाम तज्जियाकारों ने हाँ का ऑप्शन लिया है। इस वक्त में गवर्नमेंट को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए था और के इलेक्ट्रिक ने जो फैसला किया ये शहरियों के लिए बहुत अजियतनाक साबित होगा। इसके साथ ही अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा कराची का दौरा किया है, जहाँ उन्होंने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से भी मुलाकात की है। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकातों के बाद दोनों जमातों ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। शहबाज शरीफ की दौरा कराची में पीपल्स पार्टी क़यादत से मुतालिक हमारा सवाल यह है कि क्या मुस्तकबिल में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साथ चल सकेंगे? एनबीसी, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि दोनों का जो पॉलिटिकल विजन है वो एक जैसा है। दोनों मुफाहमत के हामी हैं, फार्मूला मुफाहमत पर अमल करते हैं दोनों हज़रात की कोशिश ये है कि सरकार आलिया से और अशराफिया से ताल्लुक़ात अच्छे रखे जाएं, बना के रखे जाएं। तो और दोनों की बिलावल को शायद माइनस कर दें इसमें से आप,
लेकिन ये कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों इस बात के कायल हैं कि कोई तसादुम मोल ना लिया जाए, और मैं ख्याल मोल लिया भी नहीं उन्होंने, तो इसलिए बहुत आराम से हैं, चाहे कफ़स में हो या गोशा कफ़स में हो। इसमें जो मीटिंग में फ़ैसला हुआ, अच्छा पहले बता दूँ मैं एक बात आपको, अच्छा लगा कि पंजाब से कोई कराची आया, पंजाब से किसी ने कराची में आकर पूछा तुम कैसे हो भैया, तुम कैसे हो, जबकि पहले कराची ज़रा सी भी आफत आती थी तो बाहर निकल आता था। मुझे याद है कई मौके पर हमारा जो मीरान एयर बेस है, इसका ग्राउंड भर जाता था लोगों से, डोनेशन देने वालों से, गद्दे ला रहे हैं, बिस्तर ला रहे हैं, तकिए ला रहे हैं, खाने का सामान ला रहे हैं, अजनास ला रहे हैं। खैर वो कोई मैं एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये कराची की सरिश्त है। तो पहला कोई डेलीगेशन था जिसने आके पूछा कैसे हो। अब इसका सियासी पहलू क्या है? सियासी पहलू ये है कि रहबर कमेटी का इजलास कल होगा। अब मुझे पता नहीं मौलाना फजलुर रहमान किस हद तक ऑन बोर्ड हैं इस बारे में कि रहबर कमेटी का इजलास कल होगा जो APC की तारीख तय करेगी। अब APC की तारीख तय अगर हो जाती है, चलें मान लेते हैं, तो उसका एजेंडा क्या होगा? क्या उसका एजेंडा मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक हुकूमत को गिराना होगा? नहीं, दोनों पार्टियाँ हुकूमत को गिराने की बात तो करेंगी लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करेंगी। तो मुझे मतलब ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पर ये दौरा मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पॉलिटिकली मैं समझता ही हूँ कोई फ़र्क नहीं आएगा। दोनों की पॉलिटिकल साइंस एक जैसी है, दोनों की पॉलिटिक्स एक जैसी पॉलिटिक्स एक जैसी है, यानी साथ नहीं चल पाएंगे दोनों ही साथ चल पाएंगे। ठीक है, दोनों साथ चल पाएंगे। जुनैरा, आपको क्या लगता है आज की मुलाकात क्या रंग लाएगी? रंग का तो मुझे नहीं पता, बट प्रॉब्लम्स एक जैसे हैं दोनों पार्टीज़ के इस वक्त। वो हैं कि लीगली काफ़ी फंसे हुए हैं और वो ये समझते हैं शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बहुत ठंडा रहना चाहिए, इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आग नहीं लगानी चाहिए। मरियम और बिलावल जो हैं वो एक डिफरेंट काडरे से बिलोंग करते हैं, वो बहुत पुरजोश तकरीरों में और चैलेंज करने में बिलीव करते हैं। तो इस वक्त विद इन अपोजिशन भी दो माइंडसेट्स जो जनरेशन वाइज हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इनका बाइंडिंग पॉइंट कौन सा होगा, इनको जॉइन कौन करेगा? मौलाना फजलुर रहमान का अगर हम सोचें तो मुझे नहीं लगता, हाँ अगर नवाबजादा नसरुल्लाह खान जिंदा होते तो शायद बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग कर देते इन दोनों की। लेकिन इस वक्त फुकदान है एक बहुत ऐसे बुजुर्ग सियासतदान का जो कि इस डिस में जो अपोजिशन है इसको एक प्लेटफॉर्म पे ला सके। मुझे वो पर्सनालिटी नज़र नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली, और मैंने अनफॉर्चुनेटली इसलिए कहा है कि अपोजिशन का अच्छा और स्ट्रॉन्ग होना मीन्स योर डेमोक्रेसी इज़ फ्लरिशिंग। लेकिन इस वक्त तो इतनी डिवाइडेड नज़र आती है, सिर्फ मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेने से, रहबर कमेटी की मीटिंग्स, APC और हम इनको घर भेजेंगे, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ड्रास्टिक आपका जो एक एम है, फ्लो चार्ट है, आपका मैप क्या है चीज़ों को कैसे लेके चलने का, वो नज़र आना चाहिए। वो कहीं भी नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो इट वुड मैटर अ लॉट। ठीक, अमीर अब्बास, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुस्तकबिल में साथ होंगी? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का जो सियासी किबला है वो मुख्तलिफ है नवाज शरीफ साहब के सियासी किबले से, वो मुख्तलिफ है मौलाना फजलुर रहमान और किसी हद तक जरदारी साहब के सियासी किबले से। तो शहबाज शरीफ साहब की जो दोस्ती है उसके बारे में तो ये मिसरा ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो जरदारी साहब अगर इनके साथ दोस्ती करेंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो शहबाज शरीफ एक ख़ास मौके पर जाके कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपनी ज़ात के लिए। वो अपोजिशन को और किसी लार्जर डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट को पसे पुश डाल देंगे, वो अपने केसेस को बचाएंगे। 3 मुश्तरका मफादात हैं इस सारी अपोजिशन के, और जिसमें बिलखुसूस ये दोनों बड़ी जमातें शामिल हैं। पहला इनका मुश्तरका मफाद यह है कि जो केसेस हैं इनके खिलाफ वो केसेस ख़त्म हो जाएं बिल्कुल, अब इसमें किसी तरह की कोई दो राय बाकी नहीं है। दूसरा इनका मुश्तरका मफाद यह है कि नैब का खात्मा किया जाए, यानी ना रहेगा बांस ना वालीबॉल, ये ना ये नैब रहेगा ना ये केसेस आइंदा कभी खुल सकेंगे। और तीसरा इनका मुश्तरका मफाद है कि किसी तरह इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाए। अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो ये एक ऐसा सेटअप लाना चाहते हैं वापस, जो सेटअप जिसमें ये हो या ना हो, कोई और हो, लेकिन सेटअप ऐसा हो कि जिस सेटअप को ये मैनूवर कर सकें अपने मुफादात के लिए, अपने सियासी वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। ये बड़ी क्लियर और बड़ी कैंडिड किस्म की पिक्चर है।
अब अगर हम इसको सियासत का कोई बड़ा खूबसूरत लिबादा उड़ाने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं, अगर हम इसको तज्जियों की बड़ी खूबसूरत पोशाक पहनाना चाहें तो पहना सकते हैं इनकी मुलाकात को, लेकिन इनकी मुलाकात का मकसद एक ही है और वो ये है कि किसी तरह से इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर पाए, जो कि इस मकसद के लिए वो साथ चलेंगे मुस्तक़बिल में। जारी बात है, इस मकसद के लिए चलेंगे, लेकिन इससे पहले ये साथ चल चुके हैं। 2008 के इलेक्शन के बाद इन दोनों ने इत्तेहादी हुकूमत भी बनाई थी। उस वक्त भी हमने कहा था कि आग और पानी के मिलाप के मुतरादिफ है, और वही हुआ कि वो हुकूमत चल नहीं सकी थी। लेकिन अमीर अब्बास साहब, आपने देखा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तब पीपल्स पार्टी ने कई जगहों पर नून लीग का साथ भी छोड़ा। देखिए, नून लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ, आप पिछली हुकूमत के बारे में बात कर रही हैं, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई अभी, तो वो तो देखे ना, जिस तरह सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमने देखा इन दोनों के दरमियान फिर एक दरार पैदा हो गई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम किया है, उन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो तो देखे ना, एक लार्जर इंटरेस्ट तो इनका ये है कि हम किसी तरह से इस हुकूमत से और इन केसेस से जान छुड़वाएं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं। PMLN के अंदर भी कुछ इख्तलाफात है, पीपल्स पार्टी के अंदर बजाते खुद इतने इख्तलाफात नहीं हैं, लेकिन PMLN के अंदर दो तरह की, आप समझ लें, एक PML नून है, एक PML शीन है। सलमा, आई वांट टू मेक अ पॉइंट। तो ये नून और शीन दो ये जमातें हैं, और एक है पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की, वो भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी तो नहीं है। तो ये तीन जमातें हैं, दरअसल ये दो जमातें नहीं है। ठीक है, यानी आपने हाँ का ऑप्शन लिया है कि ये लोग अपने मफादात के लिए साथ चल सकते हैं। बिल्कुल चल सकते। ठीक है जी जुनैरा। बिल्कुल चल सकते हैं। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही थी क्विकली कि ये लोग बिहाइंड द कैमरा, मैं कैमरा इसलिए कह रही हूँ कि अब पर्दों का दौर चला गया है, बिहाइंड द कैमरा क्लोज डोर्स में अपनी बार्गेनिंग्स करते रहते हैं। अगर कोई कॉमन एजेंडा आ रहा होता है, जैसे अभी फैटिफ के बिल का मसला है, उस पर ये कह देते हैं कि हम एग्री करेंगे, हम इसे पास भी करा देंगे। उसके जवाब में ये थोड़ा सा नरमी का जो रवैया मांगते हैं अथॉरिटीज़ से, वो भी इन्हें इंश्योर कराया जाता है। तो ये जो एक पपेट शो होता है ना, जो हम टीवी पे देखते हैं, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। यानी ये दिखावा है सिर्फ। जी ठीक है, ठीक है। जनरल साहब, आपको क्या लगता है दोनों जमातों की मुलाकात का आउटकम क्या निकलेगा? देखिए, मैं थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, 0 + 0 और 0 × 0 एक ही चीज उसका मुझे तो नजर आता है, 0 ही होगा। कोई फायदा नहीं। जी जी, देखिए मैं इससे थोड़ा सा आगे निकलना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दोनों मिलकर चल भी पड़ते हैं तो क्या होगा? ये हुकूमत गिर जाएगी, ठीक हो गया, फाइन। डेमोक्रेटिकली जो भी सिस्टम है हमारा, उसमें हुकूमत गिराना इनका हक है, गिरा देंगे, फिर क्या होगा? आप जरा उस सीन को आप जरा देखिए, फिर क्या होगा? ये तो ये कभी मिलके बैठ नहीं सकते, एक दूसरे को ये लेके चल रहे हैं, सब एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान साहब, इंक्लूडिंग जरदारी साहब, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब। और ये देखिए, इनके आपस में इख्तलाफात जैसे भी होंगे, चाहे वो नून लीग के अंदर हो, चाहे वो पीस पार्टी के अंदर हो, चाहे वो PTI के अंदर हो, किसी पार्टी के अंदर हो, ये जब इनको फायदा नजर आएगा ना, उसको ये खेलना अच्छी तरह जानते हैं सारे। उमर खान साहब कंपैरेटिवली जरा नौवारद हैं इस गेम में, और वो भी गेम को समझना शुरू हो गए हैं। देखिए, बदकिस्मती क्या है हमारे मुल्क की? बदकिस्मती ये है वो खेल रहे हैं कि कोई क्लियर कौमी मफादात ने जो बातचीत होनी चाहिए, मिसाक के पाकिस्तान की जो बातचीत होनी चाहिए, वो ना तो हुकूमत कर रही है, ना अपोजिशन कर रही है। और ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कैसी है? ये तो इसमें अगर PTI शामिल नहीं और दूसरी जमातें शामिल नहीं हैं, तो फिर तो ये ऑल क्या कहते हैं अपोजिशन पार्टीज की जमात है ना, इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं ये। तो कोई क्लियर वाज़े एजेंडा ये लेके चलेंगे, पाकिस्तान के मामलात को कैसे लेके चलाएंगे, क्या बेहतर होगा? मुझे तो कोई नजर नहीं आया। ना ही बदकिस्मती से इस वक्त मुझे उख पर कोई ऐसा जो उभरता हुआ सियासतदान हो या पुराने सियासतदान हो, जिससे भी जुनैरा बात कर रही थी, कि जिसके जहन में कोई एक विजन हो पाकिस्तान के लिए। बदकिस्मती से हमारी जो सोच है नाक से आगे नहीं जा रही। हम पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम कराची के इशू पे सियासत तो हम सारे कर रहे हैं, मातम तो हम सारे कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि इन सबसे अगर पूछा जाए कि आपने कराची को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने दायरे हुकूमत में क्या किया, तो फिर आपको बात समझ आएगी जो मैं बात में कर रहा हूँ। ये इनको ना तो कराची की फिक्र है, ना इनको अवाम की फिक्र है। ये सिर्फ अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। उस छोटे छोटे दायरे से बाहर ये निकल नहीं सकते। और एक और चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, ये सब अपने अपने खौफ के दायरे में मुब्तला हैं और डर के मारे ये कुछ करने को तैयार नहीं है और ना ही कर सकते हैं। ये यानी साथ भी नहीं चल सकते? जी नहीं।
ठीक है, आपने ना का ऑप्शन लिया है। नज़ीर लगारी साहब, क्या दोनों जमातों की सियासत में क्या कोई नया मोड़ आएगा? क्या साथ चल सकेंगी दोनों पार्टीज? देखिए, मोड़ आता है नहीं आता है, असल बात यह है कि जो इस सारी सूरत के बेनिफिशरी या मुतासरीन वो अवाम है पाकिस्तान के अवाम के सामने इस वक्त कोई होप नहीं है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो अगर सियासतदानों का ये ख्याल हो, सियासी पार्टियों का, रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट का, रूलिंग लीड्स का, मुख्तलिफ इदारों का अगर ये ख्याल हो कि ये सूरत हाल उनके लिए अच्छी हो रही है, चलें भाई लोग लाताल्लुक हो गए हैं, इररिलेवेंट हो गए हैं, लोगों की बात ही कोई नहीं कर रहा है, लोगों को डिलीवरी कोई नहीं कर रहा है, लोगों के बारे में सोच ही कोई नहीं रहा है, अपने अपने मसाइल में उलझ गए हैं, अपनी अपनी तकलीफों में उलझ गए हैं, तो फिर वो दावत दे रहे होते हैं एक बहुत बड़े तूफान को जो उभर कर आता है। और जिस तरह का तूफान 60s में उभरा था, जिस तरह के क्राइसिस का हम शिकार हुए हैं जब दरवाजे तमाम बंद हो गए थे जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल्ला में, और बहुत ज़्यादा रिएक्शन सामने आया था, ख़ास तौर पर सिंध में और दीगर इलाकों में। इस तरह का बहुत बड़ा रिएक्शन पाकिस्तान का एक बैंक लॉकर में जमा हो रहा है और इतनी शिद्दत से वो सामने आएगा कि जिसका तस्वुर न पाकिस्तान की रूलिंग एलीट कर रही है, न पाकिस्तान की सियासी पार्टियां कर रही हैं, न पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम की मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने बहुत इन दिनों में सफ़र किए हैं, लोगों के साथ मिला हूँ, दूर दराज इलाकों तक भी गया हूँ, कराची शहर के अंदर में रहा हूँ और कराची के एक एक मोहल्ले में जाने की कोशिश की है जहाँ लोग मुतासर हुए हैं। लोग इस सारी सूरत से, इस पूरे के पूरे रूलिंग पाकिस्तान की जो एलीट है और जो लोग इस तमाम मामलात को शेयर करते हैं, जो इस तमाम मुश्किलात के हिस्सेदार हैं, लोग उनसे बेजार आ चुके हैं। लोग नाम ले लेकर लोगों की बातें करते हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं क्योंकि उनके सामने ये मामला नहीं होता है कि कहाँ पर उनको पकड़ा जाएगा, कहाँ उनसे बात पुरस होगी, कौन उससे। लोग अपने मुंह के अंदर जो कुछ लाते हैं वो उनके दिलों में है और ऐसी बातें होती हैं कि इंसान लरज़ जाता है कि अच्छा लोग इस हद तक सोच रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो है गुबार है, एक बहुत बड़ा तूफान है, एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो फट पड़ने को है। हम किसी सदमे के मुतामिल नहीं हो सकते हैं, किसी बड़े सानहे के मुतामिल नहीं हो सकते हैं। हमने बहुत सानहात उठा लिए हैं, बहुत तकलीफें देख ली हैं, बदतरीन मार्शल्ला देख लिए हैं और बदतरीन गवर्नेंस देख ली है। हमें उससे कोई उम्मीद नहीं है। अब पाकिस्तान के अवाम फिर खुद रास्ता अख्तियार करेंगे कि यार इस सब कुछ कोई चीज हमें काम नहीं कर रही है, कोई इदारा हमें डिलीवर नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें डिलीवर नहीं कर रही है, तो फिर लोग अपनी इंतहा पर जाकर अपने तौर पर सोचते हैं और फिर लोगों की जो अपनी साबंदी होती है वो बिल्कुल दूसरे अंदाज में होती है। वो उस साबंदी के बारे में कोई जानता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं होता है। हम लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, पता चलता है कि लावा फट पड़ा है। ये क्या हुआ था जब ज़ैनुल आबिदीन अली का जो इक़्तिदार खत्म हुआ था, एक लड़के ने जाकर अपने आप को खुदसोजी की थी और उसके 20 दिन भी नहीं गुजरे थे कि वो उसको फरार होना पड़ा था मुल्क से और उसको फ्रांस ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। जो उसकी पुष्ट बनाई कर रहा था उसको सऊदी अरब भागना पड़ा। एक चीज उसने याद रखी थी कि मेरा जितना भी मन, कितने भी टन सोना है वो साथ ले जाऊं, अपनी बीवी और अपने फैमिली के मेंबर्स को साथ ले जाऊं। उसको सिर्फ ये एक मौका मिलता है उस आखिरी आदमी को, फिर बाकी लोग जो है उसका शिकार होते हैं, लोगों के गुस्से का, नाराजगी का। फिर लोगों को भी सिमत नहीं मिलती है, लोग फिर अपने रास्ते गुम कर देते हैं। एक खतरनाक किस्म की पोलराइजेशन भी हो रही है, एक तकलीफ जो है वो पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट लेवल जो है वो बहुत कम हो रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मीर अब्बास? अब लगारी साहब ने तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त कैनवस में सूरत हाल रखी, लेकिन जो जनरल साहब ने बात फरमाई ये भी बहुत अहम बात है समझने के लिए कि आज हुकूमत गिरा देते हैं आप, तो व्हाट नेक्स्ट? ना पीपल्स पार्टी ने इस कौम के सामने जो है वो किसी मसीहा का प्लान रखा है, ना ही नून लीग ने कोई मसीहाई का प्लान रखा है। अगर आपने इमरान खान की हुकूमत गिरा के वही तर्ज हुक्मरानी दोबारा इस मुल्क में लेकर आना है जो तर्ज हुक्मरानी आपने इस मुल्क में मुतारिफ करवाया और आपके साथ कुछ और कुव्वतों ने मुतारिफ करवाया, तो फिर इमरान खान की हुकूमत गिरा के आप इस मुल्क में एक ऐसी खौफनाक तारीख रकम करने जाएंगे कि फिर इस मुल्क के बहुत सारी जो इकाइयाँ हैं उनका सालिम और सलामत रहना भी मुश्किल हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा। लगारी साहब, आपने अपना ऑप्शन क्लियरली नहीं बताया कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मुस्तकबिल में साथ नहीं चल सकते? नहीं, इनके तो इंटरेस्ट अलग अलग है, मुझे मालूम है। मैं इंतहाई एहतराम और अदब के साथ दोनों का मैं बहुत एहतराम भी करता हूँ। मैं ये भी किसी हद तक दोनों को ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, उनसे मेरी ज़्यादा मुलाकातें भी दोनों के साथ बहुत तवील मुलाकातें रही हैं।
they have put their heads together but they did not put their hearts together. ये बड़ा फासला है। ये साथ नहीं चल सकते। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लगारी साहब का भी और अमीर अब्बास का भी और सबका, कि जो मैं काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ, आज उन्होंने उसकी तायीद कर दी है कि ये निज़ाम जो इस वक्त हमारे मुल्क में मुसल्लत है ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता, क्योंकि इस निज़ाम में सकत नहीं है इवॉल्व करने की, मौजूदा चैलेंजेस को समझने की, उनसे निपटने के लिए और आइंदा आने वाले पाकिस्तान के लिए इस निज़ाम में सकत नहीं है। सही, यानी हमारे 3 तज्जियाकारों की राय। सर मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि सलमा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी सलमा जी, 1 by 1 NBC आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहता कि निज़ाम चल नहीं सकता वाली बात नहीं है, निज़ाम चल नहीं रहा। ये निज़ाम इतना साल खुर्दा हो गया है, इतना दीमक ज़दा हो गया है कि इसको पुश की ज़रूरत है। हम जो बचपन में नारे लगाते थे ना, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, अब उसका वक्त है। और किसी ने धक्का लगा दिया तो निज़ाम सक्कों को लेकर बैठ जाएगा। जितने निज़ाम सक्के यहाँ पर 3 पार्टियों 4 पार्टियों, ये गेम नहीं चलेगा, ये म्यूज़िकल चेयर नहीं चलेगी। लगारी साहब मेरा ख्याल है एक ही तरह सोचते हैं कि अंदाज से बात करते हैं। लगारी साहब बहुत ज़ोर से बोलते हैं, मैं बहुत सॉफ्ट बोलने की कोशिश करता हूँ। बात यही है कि आग लगना शुरू हो गई है, आँच बढ़ रही है, आँच बढ़ रही है, इसको संभाल लें। अगर नहीं संभाल पाए तो ये शिबली फराज, ये कायरा वगैरह कोई काम नहीं आएंगे, इमरान खान भी नज़र नहीं आएंगे। ठीक, जुनैरा, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? या आई जस्ट वांटेड टू से कि लगारी साहब ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इस वक्त लोगों के अंदर कितना दर्द है और गुस्सा, गम और गुस्सा है। लेकिन जो उन्होंने बैंक लॉकर की बात की है ना, जिसमें सारे सेंटिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उनके, मुझे ये डर है कि उसको कोई ख़रीद ना ले, सारा मसला ये है। और उसके अलावा फिर पता ना चले वो किसी पापड़ी वाले का था बैंक अकाउंट असल में, तो क्योंकि इतनी चीज़ें हौच पौच हो गई हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी सी शर्म होती ऑपोजिशन के लोगों में, तो इस वक्त जिस वक्त कराची में ह्यूमन क्राइसिस हैं, वो इन चीज़ों के लिए, सियासत करने के लिए, पॉलिटिकिंग करने के लिए इकट्ठे ना होते, थोड़ा सा डिले कर लेते। कोई रिस्पेक्ट, कोई होमेज पे करना भी कोई इंसानियत होती है। ये वक्त नहीं है सियासत करने का। ठीक, लगारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप प्लीज ऐड कीजिएगा 1 लाइन ताकि मैं ब्रेक पे जा सकूं। फातिहा पढ़ी उन्होंने। मेरी ये गुजारिश थी, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि मुझे अब तक वो पापड़ वाला, वो फालूदे वाला, वो कैंची वाला, वो मिकराज वाला, वो नाखून कटर वाला, ये सारे मुझे अब तक कोई नजर नहीं आए। अब तक कोई नजर नहीं। हमने कहानियां सुनी है, मीडिया के लोग हैं, हमारे सामने अब तक कोई वो कश्ती भी नहीं दिखाई गई। वो अरबों रुपए तो कहीं से निकले ना लगारी साहब। नहीं, मैंने नहीं देखे हैं ना, तो बंदा सामने लाए ना, मुझे दिखाए ना, मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं देखे हैं, मैंने नहीं देखे हैं अरबों रुपए किस तरह रखे जाते हैं फंड में दे दें, वो भी मुझे नहीं नजर आ। मैंने कहानियां सुनी है, मैं पापड़ वाले कहानियां समझूंगा जब तक मैं नहीं देखूंगा। अगर लगारी साहब मुझे कोई पापड़ वाला नहीं मिला, कोई फालूदे वाला नहीं मिला, अगर पापड़ वालों की कहानी है तो वो असली हाथ सामने आ जाए, लोगों ने देखा, आप असली हाथ सामने आ जाए जिन हाथों ने मेहनत से ये पैसा कमाया, सामने लाए ना उसको, उस पापड़ वाले को, पापड़ वाला तो पापड़ खाते हैं, पापड़ वाला तो कहानी है मान लिया, लेकिन वो हाथ तो दिखा दें जिन हाथों ने मजदूरी करके ये अरबों रुपए कमाए, वो हाथ भी तो सामने नहीं आ पा रहे ना। वो अरबों रुपए पहले दिखाएं यार, अरबों रुपए वो सामने लाए ना, फॉर गॉड सेक वो अरबों रुपए कहाँ है, हमें तो वो दिखाए ना, वो कश्ती दिखाए जिसमें अरबों रुपए रखे हुए थे। ठीक, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक पे जाने, हमारे 3 तज्जियाकारों ने ना का ऑप्शन लिया, 2 ने हाँ का ऑप्शन। इसके साथ ही इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तीसरे सेगमेंट के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को 60 रोज के अंदर हलफ उठाने का पाबंद बनाने का फैसला किया है। वफाकी काबीना ने मुतल्लिका कानून में तरमीम की मंजूरी भी दे दी है। अरकान पार्लियामेंट के हलफ से मुतालिक तरमीमी बिल जल्द कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमत का अरकान पार्लियामेंट को 60 रोज के अंदर हलफ उठाने का पाबंद बनाने का जो फैसला है, उससे मुतालिक हमारा सवाल ये है कि क्या ये कानून साजी मखसूस शख्सियात को निशाना बनाने के लिए है? NBC, आई विल स्टार्ट विद यू।
हो सकता है कि मखसूस शख्सियात को टारगेट किया जा रहा हो, लेकिन बहुत सही फैसला है। देखिए, एक उसूल की बात यह है कि आपने इंतखाब में हिस्सा लिया। क्यों लिया आपने इंतखाब में हिस्सा लिया? इसलिए लिया ना कि आप पार्लियामेंट में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, तकरीरें करेंगे, पैसे बनाएंगे, मतलब बिल बनाएंगे, कानून बनाएंगे आप। उसके बाद आप अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, और साथ ही साथ ये भी कि आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप जाते हैं ऐसे। अच्छा, इसमें प्लस अगर करना चाहें तो सूबाई असम्बली भी कर लें, सूबाई हुकूमतें इस तरह की कानून साजी करें। क्योंकि एक साहब हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, जानने वाले, लगारी साहब के भी, जनरल साहब के भी, चौधरी निसार साहब, वो मुंतखब हुए उन्होंने पता नहीं 60-70 साल तो हो गए शायद, अभी तक उन्होंने हल्फ ही नहीं उठाया पंजाब असम्बली का। बाकी जगहों से वो हार गए थे वो। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, और 60 दिन विदाउट बहुत ज़्यादा है, 60 डेज भी बहुत ज़्यादा है। और अगर इसको भी कम कर दें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर ज़ाहिर है कोई बीमार है, कोई साहिब फराश है, कोई फालिज का मारा हुआ है, कोई नहीं पहुंच सकता, तो घर पर उठा ले। लेकिन बेहतर ये वो इस्तीफ़ा दे दे। अगर बेहतर ये है कि वो फिट होकर आए, बेहतर ये है कि वो अपनी जगह किसी और को मुंतखब करा ले। ये बात कि आप मुंतखब हों और पार्लियामेंट में ना आए, असम्बली में ना आए, ये नाकाबिल बयान है और नाकाबिल कबूल है। सही, यानी आप ना का ऑप्शन लेंगे NBC? हाँ, ठीक है। अमीर अब्बास, आप क्या समझते हैं? देखें, इन्होंने चौधरी निसार अली खान का हवाला दिया। 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, अब हम सितंबर में हैं। 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है पंजाब असम्बली को मुंतखब हुए। चौधरी निसार अली खान पंजाब असम्बली से रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने पंजाब असम्बली में जाना अपने शायान शान नहीं समझा। उन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत को, जिसके ये चैम्पियन बनते हैं, उन्होंने उसको जूते की नोक पर रखा है। लेकिन 2 साल से इस मुल्क में कितनी शर्मनाक किस्म की खामोशी है, कितनी शर्मनाक किस्म की मुफाहमत है, और आपका आइन भी इस बारे में खामोश है। और जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने भी ये कोशिश नहीं की कि वो चौधरी निसार अली खान के हल्फ ना लेने के मामले को, भाई किसी फोरम के ऊपर तो आप रेफर करें ना, आप कस्टोडियन ऑफ असम्बली हैं। जिस हल्के से चौधरी निसार अली खान मुंतखब हुए थे, उस हल्के की जो आबादी है, उनकी नुमाइंदगी नहीं है पंजाब असम्बली के अंदर 2 साल से, और खामोशी है। यानी आपका जो सवाल है, मुझे तो सवाल के हिस्से पर एतराज़ है कि ये मखसूस लोगों को निशाना, भाई मखसूस लोगों को अगर निशाना बनाने के पर भी ये बन रही है तो फिर भी ठीक है, ये फिर भी ज़रूरी था अगर ये किया जा रहा है। उससे पहले आप देख लें, कुलसूम नवाज साहिबा वो मुंतखब हुई, वो बीमार हो गई, वो इलाज के लिए बाहर चली गई। उसके बाद वो अब हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। लेकिन उनकी नशिस्त जो है वो भी नुमाइंदगी के बगैर रही असम्बली के अंदर। जो भी शख्स जो है वो बीमार है, या उसको अगर ये ज़ेब नहीं देता, या वो समझता है कि पंजाब असम्बली का ऐवान जो है वो मेरे लिए हेच है, मेरी नज़र में ये पस्त ऐवान है, मैं इससे कोई बड़ी तुरम खान शख्सियत हूं, तो वो छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, घर जाए, किसी और को मुंतखब होने दे। लेकिन ये तमाशा तो खत्म होना चाहिए ना। मैं तो समझता हूँ बहुत जबरदस्त लेजिस्लेशन है ये होने जा रही है। ठीक है अमीर अब्बास, आपने भी ना का ऑप्शन दिया। लगारी साहब? जी, मेरा ख्याल है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और ये मुद्दत भी बहुत ज़्यादा है, इस मुद्दत को भी कम करना चाहिए। और ये कोई बात ही नहीं हुई अगर आप अवाम की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब हुए किसी भी, मैं कहता हूँ कि काउंसलर की जगह सीट पर भी आप आए हैं, और आपका क्लेबर जो है वो वज़ीर आज़म का क्लेबर है, तब भी आपने ऑप्शन दिया है कि जी मैंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ना है, तो ये आपका मनसब बढ़ा देता है चीज़ों को। चौधरी उन्होंने अपनी इज्जत जो है वो दाव पर लगा दी है हल्फ ना उठाकर। अब वो होते तो मेरे ख्याल में कोई और ही चीज़ होती, बहुत बड़ी चीज़ होती, अच्छा होता, लेकिन उनका ना होना जो है वो असम्बली के लिए तो कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनके अपने लिए बहुत बुरा हुआ है। यानी ये जो कानून साजी है ये किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं है, आप ये समझते हैं? ये कहता हूं कि कानून साजी किसी को निशाना बनाने के लिए है या नहीं है, ये बेहतर है। अगर वो किसी को निशाना भी बना रहे हैं तो ठीक है यार, असेंबली में जो आना चाहिए। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आपकी ओपिनियन? और प्राइम मिनिस्टर को भी आना चाहिए। Well, I mostly agree with all the participants। बात यह है कि कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडी अगर बैठ के उस लेजिस्लेशन को टाइम बाउंड नहीं करेगी तो वो एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। मतलब टाइमलाइंस बहुत ज़रूरी होती हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स और प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ये तो फिर हम अपनी सबसे ऊंचे लेवल की जो गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं जिसने हमें रिप्रेजेंट करना है। और मैं तो समझती हूँ इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इसी तरह की लेजिस्लेशन होनी चाहिए।
आपकी अटेंडेंस के ऊपर भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म आते हैं कि नहीं आते हैं उनके ऊपर भी टाइम बार होनी चाहिए। लीडर ऑफ द अपोजिशन आते हैं कि नहीं आते, अटेंडेंस, और अटेंडेंस के साथ एजेंडा ड्रिवन अपने अपने हल्के की रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कोई ओवरसाइट कमेटी होनी चाहिए, तब ये एक एफिशिएंट बॉडी बनेगी। ठीक है, आपने भी ना का ऑप्शन दिया। जनरल साहब। जी मैं एग्री करता हूँ सबसे, और मैं साथ जो ज़ुनैरा भी कह रही थी उससे मैं टोटली एग्री करता हूँ। साथ ये भी जो हमारी जो इनकी इनपुट है असेंबलीज में, ये भी किसी रिकॉर्ड पे आनी चाहिए कि इन लोगों ने किया क्या है, जाके वहाँ बैठ रहे हैं सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए बैठ रहे हैं कि इन्होंने को अपने हल्के के लिए या कौम की बेहतरी के लिए भी कोई बात की। आप हैरान होंगी कि जब इनसे आप बात करेंगी तो मैं बड़ी लार्ज परसेंटेज है जो हमारे असेंबली में जो हमारे लोग बैठते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि लेजिस्लेशन क्या होती है। इनको बता दिया जाता है कि आपने हाथ खड़े करने हैं, तो हाथ खड़े कर देते हैं, कहते नहीं करने तो नहीं करते ये लोग। सही, यानी आपने भी ना का ऑप्शन लिया है। हमारा सवाल ये था बाज़ औक़ात गलत कर देते हैं। ठीक, जी जी मैं कह रहा था कि एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था कि 10% MNAs ने साल में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। अब इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं। उन्होंने खामोशी को बेहतर समझा। ठीक है NBC, आपका पॉइंट भी आ गया। सवाल ये था कि हुकूमत ने अरकान पार्लियामेंट को 60 रोज के अंदर हलफ उठाने का पाबंद बनाने का फैसला किया है। क्या ये कानून साजी मखसूस शख्सियात को निशाना बनाने के लिए है? हमारे तमाम तज्जियाकारों ने ना का ऑप्शन लिया, ऐसा नहीं है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।